वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा हायर एजुकेशन लेफ्टिनेंट 2024 का जो पोस्ट आया हुआ है, तो उसके एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस आंसर लेके आए हैं, जिसमें आज आप क्वेश्चन देखने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हायर सेकेंडरी अर्थात जो हायर एजुकेशन होते हैं उसमें जो लेफ्टिनेंट का पोस्ट आया हुआ है उसका सिलेबस जो कॉमन हेल्थ डिपार्टमेंट के लेफ्टिनेंट होता है उससे काफी अलग होता है। तो इसलिए इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो सिलेबस वाइज बनाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन का ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे, और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका जो नोट्स होता है इसका लिंक मैं अपनी वेबसाइट का दे दूंगा। वहां जाके आप बहुत सारे आपको वहां जब आप सर्च करेंगे साइट में तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, काफी सारे आपकी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जो बिल्कुल एकदम फ्री है। उसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और आप स्टडी अपना कर सकते हैं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेफ्टिनेंट, स्टाफ नर्स रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आपको वहां फ्री में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन से प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए ऊर्जा उत्पादन, बी कोशिका के रूप को बनाए रखना, सी चयनात्मक पारगमन, एंड डी है आनुवंशिक सामग्री का परिवहन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑप्शन नंबर सी चयनात्मक पारगमन होता है। जो प्लाज्मा झिल्ली एक चयनात्मक अवरोधक होती है जो कुछ पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश करने देती है और कुछ को निकलने की अनुमति देती है। यह कोशिका के भीतर और बाहर के वातावरण को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसको चयनात्मक पारगमन कहते हैं, क्योंकि वो चयन करके जो आवश्यक होते हैं उनको अंदर आने और बाहर जाने देती थी। सेकंड क्वेश्चन से पर्ण रहित क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए जल का परिवहन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी प्रोटीन का निर्माण, एंड डी कार्बोहाइड्रेट का अपघटन। तो जो क्लोरोफिल होता है वह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। पर्ण रहित एक हरा रंग द्रव्य होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है रीढ़ की हड्डी, दूसरा है फीमर, तीसरा है ह्यूमरस, एंड डी है टिबिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो हमारे होती है बैक साइड होती है। रीढ़ की हड्डी में टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स होती हैं वह 26 होती हैं, और अगर अलग अलग में करें तो 33 बोन्स होते हैं, जिसमें आपका जो बोन्स का नाम होता है सबसे जो मजबूत होती है वो हड्डी कौन सा होती है पता है आपको, एटलस। एटलस के नाम से साइकिल भी आया था फ्रेंड्स, आप याद करेंगे एटलस ब्रांड की एक साइकिल थी जिसमें आप देखेंगे कि पूरी पृथ्वी को एक इंसान ने ढो के रखा हुआ था। अर्थात इसका मतलब ये था कि जो एटलस होता है वो काफी मजबूत होती है। तो एटलस होता है सबसे पहले जो 7 सर्वाइकल हड्डियां होती हैं रीढ़ की हड्डी में, है ना, तो उसमें सर्वाइकल होती है, उसमें सबसे पहले हड्डी होती है एटलस, और सेकंड थर्ड इस बहुत डिटेल हो जाता है फ्रेंड्स, इसको बाद में देखेंगे। और रीढ़ की हड्डी हो गई, और दूसरा है फीमर। फीमर जो होता है हमारी जांग की हड्डी होती है। ह्यूमरस, ह्यूमरस जो होता है हमारी जो भुजा होती है, अग्रभुजा और बाह्य मतलब अग्रभुजा और पश्च भुजा, 2 भुजा होते हैं, भुजा अग्रभुजा, मतलब अर्थात जो हमारे हथेली होती है और कोहनी होती है उसके अग्रभुजा कहते हैं, और हमारे जो भुजाएं होती है आप जान ही रहे हैं, भुजा जो आर्म कहते हैं वो होती है। तो ह्यूमरस वहां होती है जो हमारी भुजा होती है। टिबिया जो होती है हमारे घुटने के नीचे होती है, और फीमर हमारी जांग में होती है। तो जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर। फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है, और फीमर जिसे जांग की हड्डी भी कहते हैं, और मजबूत हड्डी होती है, पैर को सहारा देने और गतिशीलता प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी लिपिड संश्लेषण, एंड डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो राइबोसोम्स का सबसे मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के उत्तरदायी होती है जो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन, ग्लूकोज परिवहन, वसा परिवहन। तो फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाए जाने वाला एक अवयव होता है। हीमोग्लोबिन जो हीम और ग्लोबिन अर्थात आयरन और जो ग्लोबिन होते हैं वो प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन का एक मिश्रण होता है जो हीमोग्लोबिन बनता है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना और ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। जो ऑक्सीजन से वो बॉन्ड बनाता है तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, जो हमारे धमनियों में बहता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है, वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, जो हमारे सिराओं में, जिसको वेन्स कहते हैं, उसमें बहता है। एंड जो आर्टरीज होते हैं, जिसको धमनी कहते हैं, उसमें हमारा ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर शुद्ध रक्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीजन परिवहन। और फ्रेंड्स, इससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अर्थात ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो वह होता है हमारा पल्मोनरी धमनी, जो हमारा हृदय से फेफड़े तक जो जाती है धमनी, उसमें ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है। तो सेम एक और क्वेश्चन उत्पन्न होती है कि ऐसे कौन सी शिरा होती है जिसमें ऑक्सीजन युक्त होती है? तो ये भी इसका आंसर आएगा पल्मोनरी शिरा, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। इसके अलावा जो भी शिराएं होती है उसमें ऑक्सीजन विहीन रक्त बहती है, और जितने आर्टरीज होते हैं उसमें ऑक्सीजन युक्त बहते हैं, और सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के और पल्मोनरी शिराएं के, ये दोनों में चेंजेस होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा रंग का प्रकाश सबसे कम उपयोगी होता है? लाल, नीला, हरा, पीला। तो प्रकाश संश्लेषण में जो रंग का सबसे कम इस्तेमाल होता है वह होता है हरा, क्योंकि पर्णरहित हरे रंग के प्रकाश को परिवर्तित करता है और अन्य रंगों को अवशोषित करता है, इसलिए हरा प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे कम उपयोगी होता है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में कौन सा आरएनए शामिल होता है? ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए या फिर सभी आरएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह एमआरएनए, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में जो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। मैसेंजर आरएनए के नाम से जाने जाते हैं। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, जीन की जानकारी को राइबोसोम तक पहुंचाता है, जो मैसेंजर होता है, इसलिए इसका नाम एम से मैसेंजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए की प्रकृति होती है? ऑप्शन नंबर ए G1 चरण, बी S चरण, सी G2 चरण एंड डी M चरण। एंड जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है S चरण। S चरण जो सिंथेसिस चरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डीएनए प्रकृति होती है और डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, ताकि विभाजन के दौरान जो नई कोशिकाएं होती है उसमें डीएनए की जो मात्रा होती है वह सामान्य हो सके नए आने वाले कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण किसमें होता है? तो वह होता है ग्लूकोज में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अर्थात अपने भोजन का निर्माण करते हैं। साथ में जो हमारे शाकाहारी जंतु हैं उन लोगों के लिए भी यह भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो घास फूस और पेड़ पौधे पत्ते से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आनुवंशिकता के संशोधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी जेम्स वाटसन एंड डी थॉमस हंट मॉर्गन। आनुवंशिकता के संशोधन का सिद्धांत, तो इसका जो आंसर है थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने आनुवंशिकता के संशोधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और फल मक्खी इसको ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोगों के माध्यम से इसको सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंजाइम का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का संग्रहण, बी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना, सी कोशिकाओं विभाजन करना, एंड डी आनुवंशिक सूचना का परिवहन करना। तो एंजाइम्स का जो कार्य होता है वो होता है रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना। और एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल उत्प्रेरक का रूप में कार्य करते हैं, जो रासायनिक प्रक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं या फिर जो गति नहीं होती है उसको स्टार्ट करते हैं। ऐसे कई वर्क जो होते हैं वह एंजाइम के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरीके से एंजाइम जो होता है, समझ जाइए आपको, अगर आप खाना बना रहे हैं तो उसमें नमक नहीं डालें तो खाने का कोई स्वाद नहीं होता है, उसी तरीके से ये नमक जैसा कार्य करता है एंजाइम्स। इसको अगर अदर उदाहरण में जाने तो फ्रेंड्स, अगर हम गैस पे खाना चढ़ाएं किंतु अगर वहां लाइटर नहीं है या माचिस नहीं है तो आपका खाना नहीं बन सकता है। तो इसी तरीके से वह लाइटर का कार्य करता है। एंजाइम्स हमारे बॉडीज में जो कई रासायनिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस प्रकार का आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो एसिड लाता है? mRNA, rRNA, tRNA एंड snRNA। तो इसमें जो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण अमीनो एसिड लाता है वो होता है tRNA, जिसको ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है, उन्हें पेप्टाइड श्रृंखला में जोड़ता है, वो होता है ट्रांसफर आरएनए। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए के बारे में अभी जस्ट हम लोग देखे थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, कार्टिसोल एंड ग्लूकागॉन। तनाव हार्मोन्स के रूप में जो होता है कार्टिसोल होते हैं। कार्टिसोल को तनाव हार्मोन्स के नाम में जाना जाता है क्योंकि यह तनाव के जवाब में उत्पन्न होता है और शरीर में विभिन्न तनाव प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, वो होता है कॉर्टिसोल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान पे रखना। नेक्स्ट है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानव जीनोम के सभी जीवों को पहचान करना या फिर नई दवाओं का विकास करना, मानव विकास का अध्ययन करना या फिर आनुवंशिक बीमारियों का इलाज करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर ए, मानव जीनोम के सभी जीनों का पहचान करना। नेक्स्ट है, मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? काफी सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आप 11th-12th में आप पढ़े होंगे और जो हमारा क्वेश्चंस का सिलेबस है वो 11th-12th के साइंस का, और हम लोग भी जो क्वेश्चंस लेके आए हैं वह 11th-12th जो छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो दिया हुआ है सिलेबस, उसमें दिया हुआ है 11th-12th के जो सिलेबस है, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने 11th-12th के जो सिलेबस दिए हुए हैं, जिसमें प्रायोगिक से रिलेटेड है वो या फिर आपके जो थ्योरी है उनसे रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आने की चांसेस है, तो इसलिए हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण मांसपेशियों में किस प्रक्रिया के कारण होता है? एरोबिक शोषण, एनारोबिक शोषण या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये होता है एनारोबिक शोषण। एनारोबिक शोषण के दौरान जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो ग्लूकोज का अपघटन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड का संचयन होता है, उसी से हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। नेक्स्ट होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रकृति या फिर संश्लेषण। तो ये जो होता है वो होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रक्रिया में मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें मैसेंजर आरएनए के कोडोन को राइबोसोम द्वारा पढ़ा जाता है और ट्रांसफर आरएनए द्वारा अमीनो एसिड को क्रम में जोड़कर प्रोटीन की श्रृंखला बनाई जाती है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इसका जो किया था वो होते हैं जेम्स वाटसन, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। उन्हें मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियमों की खोज की, जो मेंडल के नियम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, डीएनए में थायमिन किससे जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका एक चेन होता है जो आप देखेंगे सीढ़ी के आकार का, आपको डीएनए का चेन मिलता है, जिसमें आप एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन इस तरीके से आपको मिलता है। तो थायमिन जो होता है वो किससे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो थायमिन जो होता है वो होता है एडेनिन के साथ ज्वाइन होता है। डीएनए में थायमिन एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है। इसी प्रकार एकमन संरचना डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना को स्थिर करती है।
मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वह क्या होता है? तो हमारे जो बॉडी होता है उसमें नॉर्मल पीएच मान कितना होता है? 6.8, 7.4, 8.0 एंड 7.0। तो हमारे बॉडीज में जो पीएच मान होती है वो नॉर्मल जो सेंटर माना जाता है वो 7.4 अर्थात 7.35 से लेकर 7.45 होते हैं, इसके बीच होता है, इसलिए उसे हल्का क्षारीय बनाते हैं। संतुलित पीएच मान विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए हमारा जो नॉर्मल वैल्यू है 7.4 हमारे रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है जीन्स का क्या कार्य होता है? ऊर्जा उत्पादन, आनुवंशिक लक्षणों का संचालन, प्रोटीन संश्लेषण या फिर कोशिका विभाजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आनुवंशिक लक्षणों का संचालन होता है, वह जीन्स के द्वारा ही होता है, जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात संतानों को विरासत में जो मिलते हैं अपने पूर्वजों से, वो होता है आनुवंशिक लक्षणों का संचालन जीन्स के माध्यम से। आरएनए का पूरा नाम क्या है? रिबो न्यूक्लिक एसिड, रिफ्लेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड, रिबोसोमल न्यूक्लिक एसिड एंड रेट्रो न्यूक्लिक एसिड। तो ये होता है रिबोसोमल रिबोन्यूक्लिक एसिड्स, राइबो, जिसको रिबो भी कह रहे हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त संचरण की खोज किसने की? लुईस पास्चर, ग्रेगर मेंडल, विलियम हार्वे एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका जो खोज किए हैं वह है विलियम्स हार्वे के द्वारा यह खोज किया गया। विलियम हार्वे ने सन 1628 में मानव शरीर और रक्त परिसंचरण की खोज की थी। उन्होंने बताया कि रक्त हृदय से पूरे शरीर में पंप किया जाता है और फिर से हृदय में लौटता है, तो इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसका चलिए आंसर आप दे दीजिएगा, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, पादप कोशिका की एक अनोखी विशेषता क्या होती है? तो इसमें जो अनोखी विशेषता होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, डीएनए प्रकृति, डीएनए रिप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज, एमिलेज, एमाइलेज जिसको कहेंगे फ्रेंड्स, डीएनए पॉलीमरेज या फिर प्रोटीज। इसका जो करेक्ट आंसर होता है डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है, जिससे नया डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का ऊतक मानव शरीर में संचार करता है? एपिथेलियल ऊतक, संयोजी मांसपेशी या तंत्रिका ऊतक। तो हमारे जो शरीर में संचार का कार्य करता है वह होता है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका जिसको संवेदन ऊतक होता है, जिसको न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस या फिर पेरिसाइकल। तो जो जाइलम होता है उसके द्वारा जल परिवहन होता है, फ्लोएम के द्वारा पूरा भोजन का निर्माण होता है और भोजन का परिवहन होता है। पत्तियों से जो निर्माण होता है और जड़ों से जो होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? विसरण, परासरण, सक्रिय परिवहन या फिर फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस जो होता है वो भक्षण होता है, एक्टिव ट्रांसफर होता है, सक्रिय परिवहन होता है। परासरण तो आप ही जान रहे हो, ऑस्मोसिस, जो कम से अधिक से कम की ओर जाती है, लेकिन ये जो विसरण होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है विसरण। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब कोशिका विभाजन होती है, समसूत्री, अर्धसूत्री, दो प्रकार के विभाजन होती है। हमारे जो होते हैं वो कुछ अर्धसूत्री होती है और कुछ समसूत्री होती है, दोनों प्रकार के हमारे में पाए जाते हैं। जैसे हमारे जो स्टार्टिंग में होते हैं जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री के बाद समसूत्री। अर्धसूत्री इसलिए होता है क्योंकि 50% माता की 50% पिता का मिला के पूरा हमारा 100% होता है। तो माइटोसिस, मियोसिस, साइनकाइसिस एंड एनाफेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है माइटोसिस। माइटोसिस जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में एक कोशिका को दो समान शक्ति कोशिकाओं में विभाजित करें, जिसमें प्रत्येक में समान संख्या में गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट होता है, श्वसन की क्रिया के लिए कौन सा अंग आवश्यक होता है? हृदय, यकृत, फेफड़े एंड वृक्क। तो इसके लिए जो होता है सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फेफड़ा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य संगठन क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। ये होता है लिपिड और प्रोटीन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियास, थायराइड या पिट्यूटरी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट
होते हैं वो सबसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, किंतु जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह होती है यकृत अर्थात लिवर। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस यूरेसिल के स्थान पर होता है? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन। तो नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल के स्थान पर जो होता है वो होता है थायमिन। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है हमारे रक्त में जो शर्करा होती है उसके स्तर को निभाता है। इसके जो जांच के लिए HbA1c टेस्ट होता है फ्रेंड्स। HbA1c जो होता है लास्ट 120 दिनों तक जो हमारे ब्लड में एवरेज होता है वो मापा जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल क्या रहा था पिछले 3 महीनों में, अर्थात 3 से 4 महीने में 4 दिन, अर्थात 90 से 120 दिनों के बीच में आपके क्या था। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।